हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हमारा चैप्टर शुरू है स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और उस चैप्टर में आज का जो टॉपिक है वो सबसे लास्ट टॉपिक है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर। अब मैंने ऐसे क्यों कहा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। मैक्सिमम जो प्लांट प्रोडक्शन होते हैं वो टिश्यू कल्चर से ही हो रहे हैं। ओके, तो जानते हैं इस टिश्यू कल्चर के बारे में। पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दूं कि हमें टिश्यू कल्चर क्यों करना पड़ा। इसके दो वजह हैं। पहली वजह है ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग। जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है वो समवॉट फेल हो चुकी है। जो हमारी डिमांड है क्रॉप को लेके उसको फुलफ़िल करने में, क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करने में ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग फेल हो चुकी है। ओके, मतलब जितना उसने करना चाहिए उतना फुलफ़िल नहीं हो रहा है वो। ओके, इतना सपोर्टिव नहीं हो रहा है वो। और दूसरा जो है वो है फार्मर की प्रॉब्लम खेती को लेके। खेती में वो बीज तो डाल देते हैं, सोविंग कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बारिश का न आना, धूप का ज़्यादा होना, ज़मीन का ख़राब होना, इनकी वजह से जो है सीड प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। और मेन वही है, सीड का प्लांट में कन्वर्ट होना। तो ये दो वजह, एक ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग और दूसरा ये जो मैंने अभी बताया कि सीड का प्लांट में कन्वर्ट ना होना। इनकी वजह से हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करना पड़ा, जो नेक्स्ट टेक्निक यूज़ करनी पड़ी, उस टेक्निक का नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इस प्लांट टिश्यू कल्चर में एक्चुअली होता क्या है वो समझिए। प्लांट टिश्यू कल्चर एक लेबॉर्ट्री टेक्निक है। इस टेक्निक में हमें प्लांट को प्रोड्यूस करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है लेबॉर्ट्री के अंदर। सो ये जो है हम इसे कह सकते हैं इन विट्रो टेक्निक, कि आप प्लांट्स को लेबॉर्ट्री के ही अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ना उसमें सीड की प्रॉब्लम, ना एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम, ना पानी की प्रॉब्लम, और आपको वहाँ पे अल्टीमेटली बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे। और एक बार प्लांट प्रोड्यूस हो गए लेबॉर्ट्री के अंदर तो आप उस प्लांट को नर्सरी में आप भेज सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो देखते हैं ये प्लांट टिश्यू कल्चर एक्चुअल में होता कैसे है और लेबॉर्ट्री के अंदर ये प्लांट ग्रो कैसे होते हैं। स्टूडेंट, टिश्यू कल्चर की शुरुआत जो है वो हुई थी 1950 के दौरान। और इस टिश्यू कल्चर को जो अच्छे से स्टडी किया गया था, एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया गया था, वो थे हैबरलंट। इन साइंटिस्ट का नाम जो है आप याद रखिए। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे एक्सप्लांट है। ये एक्सप्लांट जो है ये किताब के अंदर वर्ड दिया है उन्होंने, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। समझिए एक्सप्लांट का मतलब क्या है। एक्सप्लांट का मतलब है प्लांट्स का, ये प्लांट है, इस प्लांट का कोई भी पार्ट, कोई भी मतलब सेल हो, टिश्यू हो, ऑर्गन हो, एम्ब्रियो हो, एंडोस्पर्म हो, कोई भी पार्ट प्लांट्स का, उस पार्ट को हमें मीडिया के ऊपर कल्चर करना है, मीडिया के ऊपर ग्रो करना है, ताकि उस छोटे से पार्ट से हमें पूरा प्लांट बॉडी मिल सके। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, इस प्लांट का मैंने यहाँ पे, इस प्लांट का मैंने सेल लिया, बराबर। इस सेल को मैंने मीडिया के ऊपर ग्रो किया और तब जाके मुझे पूरा का पूरा प्लांट बॉडी मिला। तो यहाँ पे जो कोई भी पार्ट में जो लेता हूँ शुरू में, तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो इस पार्ट को हम कहते हैं एक्सप्लांट। गॉट इट? और जब आप एक्सप्लांट लेते हैं, इस एक्सप्लांट को हमें स्टेरलाइज करना पड़ता है। स्टेरलाइज का मतलब है बैक्टीरिया फ्री, माइक्रोब्स फ्री करना पड़ता है, तब जाके उसको आप मीडिया के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, जब प्लांट का कोई भी पार्ट्स, यदि एक्सप्लांट, जब एक्सप्लांट मीडिया के ऊपर रखने के बाद अगर आपको पूरी बॉडी मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्लांट की एक टेंडेंसी है कि पूरे वो बॉडी बना सके। इस टेंडेंसी को हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। तो व्हाट इज़ टोटीपोटेंसी? टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि वहाँ पे जो सेल है, जो हमने एक्सप्लांट लिया था,
ये सेल डिवाइड होने के बाद वो कम्प्लीटली बॉडी में कन्वर्ट होता है। उसके टेंडेंसी को, इसकी रीजनरेट वाले टेंडेंसी को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। और यही तो प्लांट की खासियत है। प्लांट का ऐसा क्यों होता है कि प्लांट का कोई सेल लेने के बाद वो पूरा प्लांट बॉडी बना सकता है? वही तो टोटिपोटेंसी है और वो खासियत है प्लांट की। अगर आपने प्लांट का कोई भी सेल लिया, टिश्यू लिया, उससे आप पूरी प्लांट बॉडी बना सकते हैं। ओके, तो ये भी जो नेक्स्ट टर्म है टोटिपोटेंसी, इसको भी आप अच्छे से याद रखो। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्पेशली 2 टर्म फोकस की, एक्सप्लांट करके किया, दूसरा कौन सा किया मैंने? टोटिपोटेंसी करके किया। अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स है वो हमें समझनी पड़ेगी, स्पेशली ये टर्म्स माइक्रो प्रोपागेशंस। सिंपल है, समझिए। हमने शुरू में क्या लिया था? एक्सप्लांट। उसमें हमने सेल लिया। कौन से प्लांट का? ये प्लांट का। इस प्लांट को हम एक नाम देते हैं, इसको लिखते हैं ए प्लांट करके। ओके, सो ये ए प्लांट है एज ए एक्सप्लांट। ये ए प्लांट है, इसका हमने सेल लिया एज ए एक्सप्लांट। इसको मीडिया के ऊपर ग्रो किया, कल्चर किया, तब जाके इससे पूरा प्लांट बॉडी बना। तो हम इसे कहते हैं प्लांटलेट्स। ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ना, ये प्लांटलेट्स है। उन्हीं को हम एक नाम देते हैं सोमैक्लोन्स। ये एनसीईआरटी में वर्ड दिया है सोमैक्लोन्स करके। व्हाट इज सोमैक्लोन्स? जो आपको मिले हैं, जो आपको प्लांट बॉडी कम्प्लीटली मिली है, उसको बोलते हैं सोमैक्लोन्स। ओके, और जिस टेक्निक से ये मिला है उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपागेशंस। वंस अगेन समझिए, एक्सप्लांट को कल्चर किया मीडिया के ऊपर, आपको ढेर सारे सोमैक्लोन्स मिले, और जिस टेक्निक से ये मिले उसे कहते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। बात समझ में आ गई? अब इस माइक्रो प्रोपागेशन का मीनिंग क्या हुआ? आपको कम समय में मैक्सिमम पौधे मिले। क्योंकि आप कैसा है, आप यहाँ पे जितने सेल लेंगे, मान लीजिए मैंने 100 सेल लिए, तो यहाँ पे 100 प्लांट बन जाएंगे और विद इन अ शॉर्ट टाइम बन जाएंगे। तो दैट्स वी कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपागेशंस। और जो यहाँ मिलेंगे ये सोमैक्लोन्स है। अब इसको क्लोन्स क्यों कहा गया? क्लोन्स का मतलब जानते हैं आप? दे आर आइडेंटिकल, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। मतलब यहाँ पे ये जो प्लांट है ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है उनके पेरेंट प्लांट के साथ। मतलब ये दोनों जो प्लांट है ये भी ए है, सो दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल विद देयर पेरेंट प्लांट्स। बात समझ में आ गई? इसलिए हमने इनको क्लोन्स कहा है। ये क्लियर हुआ? स्टूडेंट, हम नेक्स्ट बात करेंगे टिश्यू कल्चर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी। जैसे एक्सप्लांट तो मैंने आपको कह दिया पहले से। अब दूसरी बात करते हैं स्टेराइल कंडीशन की। लेबॉर्ट्री के अंदर जो भी कंडीशन होनी चाहिए वो स्टेराइल होनी चाहिए। हम जो वेसल्स यूज़ कर रहे हैं वो स्टेराइल होने चाहिए, माइक्रोस फ्री होने चाहिए। हम जो पेट्री डिश यूज़ कर रहे हैं वो स्टेराइल कंडीशन में होने चाहिए। ओके, और वहाँ पे जो कंडीशन है लेबॉर्ट्री के अंदर वो भी पूरी तरह से क्लीन होनी चाहिए। एसी ज़रूरी है वहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर जो लगता है वो टेम्परेचर 25 के बिलो ही लगता है। मतलब थोड़ा कूल टेम्परेचर वहाँ पे लगेगा। ओके, तो इस तरह का एटमॉस्फेयर आपको प्रॉपरली लेबॉर्ट्री के अंदर बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मीडिया। जो भी आप मीडिया ले रहे हैं वो भी स्टेराइल होना चाहिए, माइक्रोस्फ्री होना चाहिए। ओके, इसलिए हम एक ऑटोक्लेव मशीन का यूज़ करते हैं इसको प्रॉपरली स्टेरलाइज करने के लिए, जो स्टीम के ज़रिए मीडिया को प्रॉपरली स्टेराइल करेगा। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन सा मीडिया यूज़ किया एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, सुक्रोज ये कार्बन का सोर्स है, एनसीईआरटी के अंदर दिया है ये, और जिनका सीईटी है वो भी देख लो यहाँ पे। सुक्रोज कार्बन का सोर्स है, मीडिया में होना चाहिए। विटामिन्स भी है, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में है अर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड, देन है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। दोनों माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों इसमें आते हैं। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा था हमने। देन ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स। ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन मतलब आप जानते हैं ऑक्सीन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन्स। ऑक्सीन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन्स ये किस में आते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स में आते हैं। ये है मीडिया कंपोजिशन। इन्हीं के साथ हमें मीडिया में और एक चीज़ ऐड करनी है, वो है अगार। अगार नेचुरली मिलने वाला एक जेल पाउडर है, और ये जो अगार होता है
ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। इसका मेन काम क्या है कि वो लिक्विड मीडिया को सॉलिड मीडिया में कन्वर्ट करें। अगार का मेन काम है कि लिक्विड मीडिया को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करें, क्योंकि वो मीडिया पहले लिक्विड में होता है, उसको हम फिर सॉलिडिफाई करते हैं, इसके लिए अगार की ज़रूरत है। तो इट्स अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, गॉट इट। और पूरे मीडिया का जो pH है वो लगभग है 5.7 pH। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे पहली कंडीशन जैसे मैंने कही स्टेराइल कंडीशन, दूसरा कहा मैंने मीडिया, ये रिक्वायरमेंट है इस टिश्यू कल्चर की। तो लेबॉर्ट्री ज़रूरी है। लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत सारे मतलब जो जो चीज़ें वहाँ पे लगती हैं, इंस्ट्रूमेंट लगती है, वेसल लगती है, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। ओके। और जैसे मैंने स्टेराइल का मतलब आपको समझाया था कि स्टेराइल का मतलब है माइक्रोस फ्री। जब हम घर में दूध को उबालते हैं, दूध को गर्म करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि उसके अंदर का बैक्टीरिया मर जाए। तो हम वहाँ पे स्टेरिलाइज नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में, गॉट इट। हम हाथों को क्लीन कर रहे हैं बाय हैंड वॉश। हम क्या कर रहे हैं? एक स्टेराइल कंडीशन ही क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे। ओके स्टूडेंट, अभी हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर की प्रोसेस के बारे में कि टिश्यू कल्चर को कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके पहले हमने क्या देखा था? रिक्वायरमेंट देखी थी। अब देखते हैं प्रोसेस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सप्लांट। एक्सप्लांट में मैं सेल भी ले सकता हूँ, उस प्लांट का टिश्यू भी ले सकता हूँ, ऑर्गन भी ले सकता हूँ। ऑर्गन में रूट या शूट या लीफ, मतलब शूट का ही हिस्सा, लीफ भी ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया? एक्सप्लांट लिए, फिर एक्सप्लांट को हमने, ये जो आप देख रहे हैं ये टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है मीडिया। ये जो ब्लैक कलर मैंने ड्रॉ किया ना, वी कॉल इट अ मीडिया। और मीडिया मैं आपको समझाया था मीडिया एक्चुअली किससे कंपोज हुआ है। तो ओके, तो आपने मीडिया के ऊपर क्या कल्चर किया, क्या इनोकुलेट किया, इसे इनोकुलेट कहते हैं। तो हमने एक्सप्लांट को इनोकुलेट किया मीडिया के ऊपर। यहाँ मीडिया में एक्सप्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो हो रहा है। अभी मीडिया आया तो, और एक्सप्लांट तो ऑब्वियसली सेल या टिश्यू होगा, वो तो मीडिया को यूज़ करके फिर वो खुद को डिवाइड करना शुरू कर देगा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप, ये जो एक्सप्लांट है इसकी ग्रोथ हो चुकी है। ये ग्रोथ इस तरह हुई कि एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बन चुकी है। कॉम्प्लेक्स बॉडी का मतलब है अनडिफ्रेंशिएट बॉडी, अनरिकॉग्नाइज्ड बॉडी, मतलब आप इसको पहचान नहीं सकते। क्यों? ना इसके आपको रूट दिख रहे हैं, ना इसका आपको शूट दिख रहा है। वंस अगेन, एक अनडिफ्रेंशिएट मास है वो, एक अनडिफ्रेंशिएट बॉडी है वो, जिसको मतलब ना आप इसका रूट देख पा रहे हैं, ना शूट देख पा रहे हैं। इसलिए इसका एक स्पेशल नाम दिया है कैलस करके। वेरी वेरी IMP, NCERT में नहीं है ये, तो आप कैलस को याद रखना। कैलस मतलब अनडिफ्रेंशिएट मास ऑफ सेल। ओके, सो देन नेक्स्ट, कैलस के बाद हम बात करते हैं यहाँ की। क्या करना आपको? ये जो कैलस है, फिर कैलस को आपको सप्लीमेंट देना पड़ेगा हार्मोन्स का। आपने यहाँ पे एडिशन किया है ऑक्सीन का और साइटोकिनिन का, याद रखना। ऑक्सीन और साइटोकिनिन आपने यहाँ पे ऐड किया। जैसे ऑक्सीन और साइटोकिनिन यहाँ पे ऐड किया, अल्टीमेटली आपको दिखाई देगा कि ये जो कैलस है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब उसको ऑर्गन निकल रहे हैं। जब इसको ऑर्गन निकल रहे हैं तो यहाँ पे हो रहा है ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ये कैलस फॉर्मेशन जो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब है, इसका बीच वाला जो स्टेप है उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गन फॉर्मेशन। ओके, इसमें क्या होगा? ऊपर आपको शूट दिखाई देगा और नीचे आपको रूट दिखाई देंगे। जो यहाँ पे रूट जो निकलते हैं वो ऑक्सीन की वजह से निकलते हैं। जो रूट फॉर्मेशन हो रहा है वो ऑक्सीन की वजह से हो रहा है, जो ऊपर का शूट फॉर्मेशन हो रहा है वो साइटोकिनिन की वजह से हो रहा है। तो समझ रहे हैं आप? हाँ, तो रूट फॉर्मेशन बाय ऑक्सीन एंड शूट फॉर्मेशन बाय साइटोकिनिन। इस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लांटलेट्स। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ से और एक चीज़ समझिए आप, आपको यहाँ पे एक वर्ड होगा सब कल्चरिंग। अब ये सब कल्चरिंग क्या है वो भी समझिए। सब कल्चरिंग का मतलब ये है कि ये जो कैलस यहाँ पे आपको दिख रहा है ये न्यूट्रिएंट मीडियम यूज़ करेगा। तो न्यूट्रिएंट मीडियम यहाँ पे फिनिश भी हो सकता है। ओके, अगर यहाँ का न्यूट्रिएंट मीडियम फिनिश हुआ फिर कैसे? इस केस में आपको पता है क्या करना पड़ता है? ये जो कैलस है, अगर यहाँ का न्यूट्रिएंट मीडियम फिनिश हुआ तो आपको इस कैलस को नेक्स्ट वेसल में या नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट करना पड़ता है जहाँ पे फ्रेश मीडिया हो। तो हम क्या करेंगे? इस कैलस को यहाँ से शिफ्ट करेंगे नए टेस्ट ट्यूब में जहाँ पे आपको फ्रेश मीडिया मिले। तो इसी का नाम है सब कल्चरिंग। गॉट इट?
चलो बात समझ में आ गई। ये तो मैंने आपको समझाया प्लांटलेट्स। लास्ट स्टेप क्या होगी इनकी, ये जो प्लांटलेट्स है यहाँ से निकाल के आपको इसको हार्डनिंग करना पड़ेगा। हार्डनिंग याद रखना, हार्डनिंग का मतलब ये है अभी आप इनको मीडिया प्रोवाइड ना करते हुए मिट्टी प्रोवाइड करोगे और सनलाइट में या फिर जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट लेबॉरेटरी के बाहर, उसमें आप उसको एक्सपोज करोगे एडेप्टेशन के लिए। तो ये जो प्लांटलेट्स है, इस प्लांटलेट्स को आपने पॉट के अंदर लगा के, गमले के अंदर लगा के आपने इसको एक्सपोज किया है सनलाइट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में, ताकि वो प्रॉपरली खुद को एडप्ट कर सके, वहाँ पे सर्वाइव कर सके। इसी को हमने हार्डनिंग कहा। फिर आप इनकी बाद में नर्सरी बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? एक बार रिपीट करता हूँ मैं। एक्सप्लांट लिया, मीडिया पे ऐड किया, एक्सप्लांट की धीरे धीरे ग्रोथ हुई, कैलस बना, फिर कैलस की धीरे धीरे ग्रोथ हुई बाय हार्मोन्स, तो प्लांटलेट्स बना। फिर प्लांटलेट्स आपने पॉट के अंदर शिफ्ट किया, फिर उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में शिफ्ट किया। ये है प्लांट टिश्यू कल्चर की प्रोसेस। स्टूडेंट, अभी हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशंस के बारे में, मतलब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो पहला एप्लीकेशन जो हमारे किताब में दिया है वो है डिसीज़ फ्री प्लांट। अगर हमें डिसीज़ फ्री प्लांट क्रिएट करना है, मतलब जिस प्लांट के ऊपर बीमारी नहीं है, अगर वो प्लांट प्रोड्यूस करना है तो हमें टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम शुरू में, जैसे कि मान लीजिए ये ए प्लांट है या फिर ये प्लांट है बनाना का। ओके, ये प्लांट है बनाना का। इसका हम स्पेशली मेरिस्टेम वाला पोर्शन लेंगे। कौन सा पोर्शन? मेरिस्टेम, और स्पेशली अपिकल मेरिस्टेम या फिर एक्सिलरी मेरिस्टेम। अपिकल मेरिस्टेम या फिर एक्सिलरी मेरिस्टेम, याद रखना इस बात को। तो हमने इस प्लांट का मेरिस्टेम वाला पोर्शन लिया। मेरिस्टेम ही क्यों? क्योंकि मेरिस्टेम जो होता है वो होता है वायरस फ्री। मेरिस्टेम के ऊपर वायरस का अटैक नहीं होता, तो मेरिस्टेम है वायरस फ्री, इसलिए हमने वही पोर्शन लिया। फिर उस पोर्शन को हमने लिया एज अ एक्सप्लांट, फिर वो हमने मीडिया के ऊपर ग्रो किया, कल्चर किया। फिर वही स्टेप, एक्सप्लांट कल्चर, कैलस कल्चर, प्लांटलेट्स, पढ़ा था हमने प्रोसेस। और लास्टली वो प्लांटलेट, हमें जो प्लांट मिला था वो। इस तरह मीडिया के ऊपर ग्रो करने के बाद आपको लास्टली जो मिला वो कौन थे? शुरू में आपको याद है मैंने एक वर्ड लिखा था सोमैक्लोन्स, मतलब सेम जेनेटिकल बॉडी, सेम जेनेटिकल प्लांट। तो हमें मिले प्लांटलेट्स, दैट्स कॉल्ड एज सोमैक्लोन्स। ओके, और ये सोमैक्लोन्स सभी के सभी कैसे हैं? डिसीज़ फ्री है, क्योंकि आपने शुरू में क्या लिया था? मेरिस्टेम। बात क्लियर हो गई? ओके। साइंटिस्ट ने इन 3 प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है अब तक, मतलब एनसीईआरटी में ये तीनों के बारे में उन्होंने एज ए एग्जाम्पल दिया है। एक बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो, इन 3 एग्जाम्पल को आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा पहला एप्लीकेशन फिनिश हुआ, तो प्रोड्यूस द डिसीज़ फ्री प्लांट। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन की, वो है हमारा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वाले केस में हमें 2 अलग प्लांट को फ्यूज़ करना पड़ेगा, उनको क्रॉस करना पड़ेगा। समझते हैं ये कैसा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्लांट लिया, ये है ए प्लांट, ये अलग स्पेसिस का है, और ये बी प्लांट, ये अलग स्पेसिस का है। बराबर है, 2 अलग अलग प्लांट है, ए एंड बी। तो ए जो प्लांट है इसका ये सेल है, इसका भी ये सेल है। मैंने 2 सेल लिए अलग अलग प्लांट्स के। तो ये जो ए सेल है इसके ऊपर सेल वॉल है, जो बी सेल है इसके ऊपर भी सेल वॉल है। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनकी सेल वॉल हटा दी, क्योंकि फ्यूजन के लिए सेल वॉल वहाँ पे डिस्टर्ब करती है, तो सेल वॉल को हटाना पड़ेगा। तो हमने सेल वॉल को हटाया। सेल वॉल को हटाने के लिए हमने वहाँ पे 2 प्रकार के एंजाइम का यूज़ किया, एक है सेल्यूलेज, दूसरा है पेक्टिनेज। एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लेना। कौन? ये सेल्यूलेज पेक्टिनेज। बाकी ये कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करके। तो सेल वॉल को हटाने के लिए हमने सेल्यूलेज पेक्टिनेज का यूज़ किया। सेल वॉल हट गई तो बचा सिर्फ कौन? अगर सेल का सेल वॉल हट जाता है, रिमूव होता है, तो बचा हुआ पोर्शन को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट। गॉट इट? तो यहाँ पे कौन बचा? सिर्फ प्रोटोप्लास्ट। तो फिर हमने क्या किया, इस प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन करने की कोशिश की। इनके फ्यूजन के लिए यहाँ पे एक केमिकल की ज़रूरत होती है, वो भी केमिकल एनसीईआरटी में नहीं दिया है। वो केमिकल का नाम है PEG, जो दोनों को फ्यूज़ करेगा। उस PEG का नाम है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल।
तो इन केमिकल की वजह से ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं। या फिर आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, आप करंट का भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये दोनों सेल फ्यूज़ हो जाएं। ओके, जब ये दोनों सेल फ्यूज़ होते हैं तो सबसे पहले इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ होता है, बाद में दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाते हैं। तो पहले होगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म फ्यूजन, देन न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रकार एक सेल बना। अभी जो सिंगल सेल बना है दोनों से ही बना है ना वो, तो हम इसे क्या कहेंगे? हाइब्रिड कहेंगे, क्योंकि ये अलग ब्रीड था, ये भी अलग ब्रीड था, बन गया हाइब्रिड। तो वी कॉल इट सोमैटिक हाइब्रिड। और जिस टेक्निक से ये बना है उस टेक्निक का नाम क्या है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। समझिए मेरी बात को वंस अगेन। मैंने ए सेल लिया, अलग ब्रीड का है, बी सेल लिया, अलग ब्रीड का है, दोनों की सेल वॉल हमने बाहर की, दोनों की सेल वॉल निकाल दी, बच्चा को हम प्रोटोप्लास्ट, इसको हमने फ्यूज़ किया पीजी नाम के केमिकल से, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल से। फिर हमें एक दोनों के फ्यूजन के बाद एक सिंगल सेल मिला और हम इसे कहेंगे एज अ सोमैटिक हाइब्रिड। जिस प्रोसेस से बना उस नाम क्या? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया इतना? हम एग्जाम्पल लेते हैं इनका। एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लीजिए ये जो ए सेल है ये आता है पोटैटो से। किसका सेल है ये? पोटैटो। और दूसरा जो सेल है बी, ये है टोमेटो। तो आपने एक सेल लिया पोटैटो का, दूसरा सेल लिया टोमेटो का, दोनों को फ्यूज़ करने के बाद जो सोमैटिक हाइब्रिड यहाँ पे बना, इसका नाम अगर मैं लिखूँ तो इसका नाम है पोमैटो। पोमैटो, पोटैटो प्लस टोमेटो, पोमैटो। गॉट इट? ये एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिया है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है बोमैटो। बोमैटो, बोमैटो का मतलब होता है ब्रिंजल प्लस टोमेटो का फ्यूजन। एनसीईआरटी भी नहीं है ये। बोमैटो का मतलब है ब्रिंजल प्लस टोमेटो का फ्यूजन। अगर मैं यहाँ पे पोमैटो की बात करूँ, पोमैटो की, तो पोमैटो भले ही हमने बनाया, लेकिन अगर आप कमर्शियल इसका एप्लीकेशन देखें तो कमर्शियल एप्लीकेशन इसका नहीं है। हमें जितना इसका यूज़ होना था कमर्शियली वो उसका यूज़ नहीं होता। गॉट इट? तो इस तरह हमने ये बात कंप्लीट की जो थी हमारे एप्लीकेशंस की, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की। स्टूडेंट, अब एक लास्ट कंसेप्ट बचा है। ये कंसेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा में है। ये एग्ज़ाम में रेयरली पूछ सकते हैं, तो भी हम उसे देख लेते हैं। उसका नाम है साइब्रिड। साइब्रिड, अब ये साइब्रिड क्या है समझिए। ये अलग प्लांट का सेल है, ये अलग प्लांट का सेल है। इसके पहले हमने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा ना, हाँ, उसके जैसा ही है लेकिन समवॉट अलग है। ये है प्लांट ए सेल, ये है प्लांट बी सेल। इसका आपको न्यूक्लियस भी दिख रहा है, सेल भी दिख रहा है। इसका न्यूक्लियस हमने हटा दिया, इसका न्यूक्लियस मतलब जीनोम मतलब डीएनए हटा दिया। सो ओनली साइटोप्लाज्म है यहाँ पे। हमने इन दोनों को फ्यूज़ किया, ए और बी को फ्यूज़ किया, तो यहाँ पे फ्यूजन के बाद ये दोनों सेल है। तो उनमें हुआ क्या? ओनली दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो यहाँ पे न्यूक्लियस सिर्फ ए का आया। ये किसका न्यूक्लियस है? ए का। मतलब इस साइब्रिड में ये ऐसा साइब्रिड बोलो, हाइब्रिड बोलो, ये ऐसा हाइब्रिड है जिसमें दो साइटोप्लाज्म है, दो अलग अलग प्लांट्स के, लेकिन एक ही प्लांट का न्यूक्लियस है। इज दैट क्लियर? और वो जो इसके पहले देखा था हमने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें दो अलग अलग साइटोप्लाज्म थे और दो अलग अलग न्यूक्लियस भी थे और सब फ्यूज़ हुए थे। यहाँ दो साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुए लेकिन एक ही न्यूक्लियस है कि इसी एक प्लांट का। समझ में आया आपको? तो ये हुआ साइब्रिड वाला कंसेप्ट। तो स्टूडेंट, इस तरह हमने आज का जो टॉपिक है टिश्यू कल्चर फिनिश किया है। इसको बार बार पढ़िए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टिश्यू कल्चर, चाहे वो नीट में बोलो, सीईटी में बोलो या स्टेट बोर्ड में बोलो। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।